सैयद जावेद साहब, जरा ये बताइए, जो ये कहा गया है कि कांग्रेस में औरंगी आत्मा आ गई है, औरंगी आत्मा यानी औरंगजेब की, जहां पहले वो जजिया कर लगाता था, अब कांग्रेस भी आने वाले वक्त में कुछ विचार कर रही है, आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या? बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई आखिर में वक्त देने के लिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर नाथूराम गोडसे की आत्मा आ चुकी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और नफरती जिन जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर भूत जो है, नफरती भूत सवार हो चुका है। 4 जून के बाद जनता जो है ये नफरती भूत और जो नाथूराम की आत्मा भारतीय जनता पार्टी में आ गई है उसको उतारने जा रही है, इसीलिए झटपटाहट है। और किसकी रिश्तेदारी रही है मुगलों से? अनिला जी। और एक मिनट राणा जी प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, बोलने दीजिए, एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। ये देखिए, ये बोलिए जावेद साहब, बोलिए। ये नफरती जी नहीं, बोलिए, इसको उतारेगी जनता। अब क्या है मामला, जितनी भी बातें कही और टैक्स की बात करी, अरे झूठ बोलने पर टैक्स अगर लग जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता है उनके मुंह में टैक्स लग जाएगा। अगर झूठ बोलने का टैक्स पता चल जाए कहां लगता होगा, और लगना चाहिए झूठ बोलने पर टैक्स। लेकिन हैरत की बात यह है, ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल रहे हैं। बताइए कहां लिखा हुआ है? अच्छा, ये मुद्दे की बात, अच्छा ठीक है, अब आपने लाग लपेट के सारी बातें कर ली, मुद्दे की बात आप करेंगे? अब मुद्दे की बात करेंगे या फिर इधर उधर की बातें करेंगे, ये बताइए। अरे बीजेपी, देखिए अनिला जी शांत हैं, सुनिए, अनिला जी शांत हैं, अनिला जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, वो शांति से सुन रही हैं, बाद में इकट्ठा जवाब देंगी। लेकिन आप मुद्दे पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? औरंगजेब की तरफ से जजिया कर लगाया गया था, अब सैम पित्रोदा की तरफ से कोई बयान दिया गया, तो लोगों के अंदर सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? अरे सुन तो लीजिए, लोगों के अंदर बिल्कुल हिमांशु भाई सवाल उठेंगे और उठ रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार मेरा कहां है, किसानों की 2 गुना आय कहां है, हर गरीब जो चप्पल पहनने वाला इस सरकार ने चलेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूछता हूं आपसे, 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में है। इनसे ये पूछिए 2014 से पहले का रामराज था? नहीं, अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है, सैयद जावेद साहब वो मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। गोडसे की भांजी बैठी हुई है। अरे कैसी बात है, एक मिनट, ठीक है, अच्छा ये बताइए अनिला जी, एक मिनट रुक जाइए ना, राणा साहब रुकिए, अनिला जी एक मिनट सुनिए, जावेद साहब आपसे जब मैंने सवाल पूछा आखिर में आया, लेकिन पूरा वक्त दिया, किसी को इंटरप्ट नहीं करने दिया, लेकिन मुद्दे की बात छोड़ के आपने दूसरे मुद्दे की बात करी, इसीलिए मैं वापस ट्रैक पर आ जाता हूं, क्योंकि पायलट हूं ना, मेरे को तो ट्रैक पे ही चलाना है। अनिला जी, ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है? कांग्रेस कह रही है दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, आरजेडी की तरफ से भी यही कहा गया, दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। अब इसका जवाब आप दीजिए कि ये मुद्दा आखिर उठा क्यों और हर मंच से क्यों? हिमांशु जी, बिल्कुल उठना चाहिए। अगर लोग भूल रहे हैं तो उनको याद भी दिलाना चाहिए कि ये कैसा राजनीतिक दल है। नई लोगों को भूलना चाहिए कि जब हम भगवान श्री राम के लिए संघर्ष कर रहे थे तो कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। कांग्रेस ने निरंतर प्रयास किया कि वहां पर राम मंदिर ना बने। उसी प्रकार से अभी काशी और मथुरा का संघर्ष बाकी है। अगर कार सेवकों के ऊपर गोलियां ना चले, जावेद साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था बीच में, जावेद साहब उन्होंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था, तो बीच में आप भी इंटरप्ट मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जावेद साहब आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत करिए, अच्छा नहीं लगेगा जावेद साहब। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। ठीक है, बोलिए अनिला जी। मेरे अंदर संयम है। नहीं बोलिए अनिला जी आप। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए, जो राजनीतिक दल ये कहता हो और जिस राजनीतिक दल ने इतने सारे कदम उठा दिए, जो मैंने भी अभी गिनवाए, राणा साहब ने भी, रावत जी ने भी, केवल एक धर्म विशेष के लिए अगर ये दोबारा आते हैं तो आप समझ लीजिए जो कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स तो है ही है, इसके अलावा कि भाई जो मेन क्लेम है वो एक रिलीजन का होगा, एक धर्म का होगा। तो अब सोच लो हिंदू कहां जाएं भाई? हाँ, यहाँ इनके तो 56 नेशंस हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, हम कहां जाएं? हमारा तो एक भी नहीं, ले दे के थोड़ा बहुत भारत है।
उस पर भी ये लोग कब्जा करने के लिए तुले हुए हैं। और जो ये कह रहे हैं ना कि हम सनातनी, जो गगन साहब कह रहे थे, सब अफगानिस्तान चले जाइएगा, वहां देख लीजिएगा, कंबोडिया चले जाएगा, वहां देख लीजिएगा सनातन कहाँ तक फैला हुआ था। आज भारत में भी 8 राज्य यूनियन टेरिटरीज ऐसी हो गई है जहां हिंदू माइनॉरिटी में आ गए हैं। आप जैसे सनातनियों का भला हो, बाकी भी जो बचा हुआ है ना उसको चौपट करके छोड़ देंगे। इतिहास में रह जाएगी कि हाँ कोई एक धर्म सनातन हुआ करता था। अरे भारतीय संविधान में विश्वास रखिए, वही संविधान के क्या बात है, संविधान में विश्वास है, प्रधानमंत्री बने हुए हैं। जिस संविधान को बदलने की बात आप कर रहे हैं, क्यों इंदिरा गांधी जी ने संविधान को बदलने की बात आप कर रहे हैं। मैं यहाँ पर समझना चाह रहा हूँ कि संविधान क्या होता है। नहीं, मैं यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना चाह रहा हूँ कि आखिर इतनी नाराजगी यहाँ पर क्यों निकल के आ रही है। गगन साहब ने इतनी नाराजगी यहाँ पर सैयद जावेद साहब क्यों बोल रहे हैं? सैयद नहीं, जावेद साहब की मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जावेद साहब की तरफ से बहुत कुछ कहा गया। लेकिन ये जी मेरे बात का जी बोलिए सर। कि जैसे कांग्रेस जो सैम पित्रोदा बोले, कांग्रेस ने कह दिया कि उनका व्यक्तिगत अपना राय है, कांग्रेस ने उनको अलग कर दिया पद से। अब उसके बाद उसको आप जो है सो समेट रहे हैं। तो मैं अभी मेरे को ये बताइए गगन साहब सुनिए ना, गगन साहब ये सुनिए ना, क्या इस देश में पहले जब कांग्रेस की सरकार थी 3 दशक तक विरासत टैक्स लागू था, 3 दशक तक, है ना। अब एक बार फिर से अगर कहीं पर उसका जिक्र होता है तो लोगों के मन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा? लोकेश जिंदल जी बताइए। नहीं मैंने जवाब दे दीजिए। मैं प्लीज आ रहा हूँ, थोड़ा समझाइए ना, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया गया था। 2014 में क्या करके आए थे, उन वादों का क्या हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं? तो बीजेपी कहती है कि वो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है, बीजेपी ने बताया कि वो वादे पूरे कर रहे हैं। जब वादे पूरे करते हैं तो वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। रुकिए, अच्छा सुनिए ना, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ, प्लीज। मैं गगन साहब, मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन अब ये बताइए लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस राज में 3 दशक तक विरासत टैक्स लागू था, लेकिन अब फिर से इसकी चर्चा की जा रही है। तो यहां पर सवाल उठ रहे हैं, लोगों के मन में शंकाएं आ रही हैं। बीजेपी हालांकि ये सवाल पूछ रही है सब जगह से। हिमांशु जी देखिए, मैं आपको विरासत टैक्स का स्वरूप बता दूं एक बार। हाँ। जो 3 दशकों में जब विरासत टैक्स लागू होता था, उस समय जो राज्य होता था वो अर्थव्यवस्था को संभालता था। आपको जो पूरी प्रोडक्शन मिलेगी, मोस्टली पीएसयूज, बड़े बड़े पीएसयूज होते थे जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी करते थे। अच्छा। तो ये बहुत संभव होता था कि विरासत टैक्स लागू किया जाए, लेकिन 1980 के बाद में जब से प्राइवेटाइजेशन आया, उसके बाद से एक तरह से प्राइवेट फर्म्स को प्रमोट करने के लिए, कोलैटरल के लिए एक सिक्योरिटाइजेशन देना पड़ता है। तो इसके बाद में विरासत टैक्स को लागू करना असंभव है वर्तमान स्थिति में। अच्छा, लेकिन लोग पता नहीं, मेरे को ये बात बताइए लोकेश जी, ये क्यों कह रहे थे कि 1 अप्रैल 1984 को विरासत टैक्स समाप्त कर दिया और ठीक 1 महीने बाद इंदिरा गांधी की वसीयत प्रकाशित हो गई? देखिए हिमांशु जी, ये तो फैक्ट है। बिना विरासत टैक्स एग्जॉस्ट किए आप प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन ला ही नहीं। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे को ये बताइए ना कि 1 अप्रैल 1984 को विरासत टैक्स समाप्त किया गया, 1 ही महीने बाद इंदिरा गांधी जी की वसीयत आती है। मैं आपको आर्थिक इतिहास बता दूं। 1982 में कोलैबोरेशन होने शुरू हुए। हीरो होंडा, बजाज, कावासाकी, जितने भी आप बड़े बड़े 50-50 पार्टनरशिप पे कोलैबोरेशन देखोगे, एक तरह से जैसे रोलिंग डाउन शुरू हो गया था फॉरेन कंपनी। अच्छा, मेरे को ये बताइए, अगर 1 अप्रैल की जगह मार्च में वसीयत आती तो क्या होता? देखिए, इंडियन फाइनेंस एक्ट जो है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। अगर पिछले दर वर्ष में किसी नहीं, अगर पहले अगर ऐसा होता तो जो ये कहा जाता था कि 85% तक टैक्स हो सकता था संपत्ति के टैक्स, विरासत में मिली संपत्ति के मूल्य का 85% तक, तो वो आज संपत्ति कहां होती? संजय राणा जी, कुछ आपका विश्लेषण? नहीं, आपने बहुत अच्छे तथ्य रखे हैं। 85% तक हो सकता था। और हमारे भाई जिंदल साहब जब बोल रहे थे प्राइवेटाइजेशन का, तो भाई साहब प्राइवेटाइजेशन जो स्टार्ट हुआ था 1991 में स्टार्ट हुआ था। इसको ग्लोबलाइजेशन भी, इंडियन ग्लोबलाइजेशन भी हम कहा जाते हैं, जो नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट था। और जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ना, कावासाकी और बजाज, वो सर 82 में नहीं हुआ था। जाके चेक कर लीजिए और तथ्यों को जान लीजिए। प्राइवेटाइजेशन, सारे बैंक प्राइवेट थे, उसको सरकारी बैंक बनाया था इंदिरा गांधी जी ने 1969 में।
तो आप तो प्राइवेटाइजेशन से सरकारीकरण कर रहे थे और उसके बाद उदारीकरण जो हुआ 91 के बाद हुआ। और जो विरासत टैक्स की बात हो रही है वो एप्लीकेबल था 85% तक और 1 अप्रैल 2084 को उसको हटाया गया था, क्योंकि भैया उनको करना था अपना विरासत दिखानी थी। अच्छा। विरासत